अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो मतवक्के है और इलेक्शन की तैयारी की अगर बात करें तो पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त गहमा गहमी है और हर उम्मीदवार जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए बड़े प्रॉपर तरीके से कैंपेन जारी और सारी किए हुए है। आज हम मौजूद हैं LA4 में। LA4 का इलेक्शन चूंकि इसलिए भी ज्यादा अहमियत का हामिल होता है कि ये जिस डिस्ट्रिक्ट में LA4 वाक़या है उस डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ओवरसीज जो हैं वो इन दिनों में आते हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट इलेक्शन में बड़ा कलीदी किरदार निभाते हैं। आज हम जनियाल शरीफ स्मॉल शरीफ यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर हम उनके सियासी करियर की बात करें तो उनकी एफिलेशन पिछले 40 साल से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ, चौधरी अरशद हुसैन साहब के साथ थी। अब चेंज हुआ उनका पैटर्न और वो चौधरी रुखसार अहमद के साथ गए जो LA4 में साबिक सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं और इस वक्त उम्मीदवार MLA भी हैं और इसके साथ साथ नायब सदर भी हैं वो जिनके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद चौधरी साहब के साथ हम मौजूद हैं जो चेयरमैन की हैसियत से भी अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं अपनी यूनियन काउंसिल में। आइए उनसे बात करते हैं कि 40 साल पुरानी रफाकतदारी को किस वजह से जो है उन्होंने स्किप किया, क्या वजूहात पैदा हुई। क्योंकि आजाद कश्मीर की सियासत जो है वो कभी भी पार्टी की सियासत नहीं रही, इनकी ज्यादातर जो है वो बरादरीज़म पर फोकस होता है या किसी शख्सियत की वजह से जो है ये पार्टी का हिस्सा होते हैं। लेकिन यहाँ जो है मामला थोड़े डिफरेंट है क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून के नायब सदर भी हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के। आइए इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, मुद्दा पहली बात, बड़ा करंट इशू जो है 40 साल रफाकतदारी छोड़ना, वजूहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने जिक्र किया, 40 साल रफाकत छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। एग्जैक्टली। बंदा किसी के साथ अगर 10 दिन भी गुजारे ना तो एफिलिएशन हो जाती है, वबस्तगी, दिली वबस्तगी होती जी है जी इंसान के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो हमारा क्योंकि एक सियासी सिलसिला था, बरादरी का भी सिलसिला था। बरादरी भी हमारी एक ही है। मैं भी जाट फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। चौधरी अरशद साहब, बैरिस्टर सुल्तान साहब, वो भी जाट बरादरी से ही है। हम अबाउजदाद से तकरीबन उनके साथ थे। मैं पर्सनली स्पेशली अपनी बात करूं तो 2001 में मैंने पहला वोट कास्ट किया, तो चेचे खानदान के साथ ही मैंने वाबस्तगी रखी। उसके बाद 6 के इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद इलेक्शन होते रहे। अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 5वां इलेक्शन होने जा रहा है जब से मैंने सियासत स्टार्ट की है। जी जी। जब मैंने सियासत स्टार्ट की तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ग्राउंड में आया। अरशद साहब के साथ एफिलिएशन बनी, बैरिस्टर सुल्तान के साथ एफिलिएशन बनी। 2001 से लेके आज 2025 जा रहा है, जी जी, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, 2026 स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। तकरीबन 25 साल की जो रफाकत है मेरी वो उनके साथ रही है। उसमें बेलौस हमने मेहनत की है। स्पेशली होता है ना कि यहाँ पे लोग इलेक्शन में मेहनत करते हैं, लेकिन हम थ्रू आउट पूरा साल, बल्कि पूरे 5 साल इनके साथ अटैच रहते। अपने इलाके में जो महरूमियाँ हैं, इलाके की जो काम काज के मुतल्लिक हैं, बेसिकली इंसान वही करता है जो उसकी अपनी इस्तात होती है, उसके मुताबिक होता है। बेशक। तो अपनी इस्तात के मुताबिक तो हम लोग करते नहीं पार्टिसिपेट, जहां तक हम लोगों को oblige कर सके करते रहे। किसी के जाती काम है, किसी का थाना कचहरी का मसला है, किसी की जाती सपोर्ट की बात है अगर, तो अब जाती सीट से हम लोग करते रहे। मैं ये जो पिछला हमारा बलदियाती इलेक्शन हुआ है, पहले तो हम एक सियासी कारकुन की हैसियत से काम कर रहे थे। ना कोई हमारी डिमांड थी, बेलौस चलते रहे। हमें भी कोई महसूस नहीं हुआ कि हमें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कि वो चीजें इतना मैटर नहीं करती। जब आपके सर पे बोझ आता है, जिम्मेदारी आती है, तो उस वक्त चीजें मैटर करती हैं कि आपकी हैसियत क्या है। जब आप चेयरमैन बने। जी जी, जब ये बलदियाती इलेक्शन हुआ, जी जी, बलदियाती इलेक्शन हुआ तो उसमें भी मैंने आजाद हैसियत से कंटेस्ट किया। मतलब इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया था, एज ए सियासी वर्कर में पुराना वर्कर था, लेकिन इन्होंने, वो कहते हैं ना कि बरादरी का सिलसिला होता है, जो हमारे गांव के पुराने चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन अफसर साहब, क्योंकि वो एज में भी मुझसे बड़े थे, हमारे बुजुर्ग भी जगह पे हैं, तो उनकी क्योंकि उम्र का तकाजा था, टिकट उन्होंने चेयरमैन साहब को दे दी। आजाद हैसियत से मैंने कंटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हैसियत से मैंने इलेक्शन जीता। जब इलेक्शन जीत के हम प्रैक्टिकली मैदान में आए, मैदान में क्या है कि हम लोग उनके साथ फिर दोबारा अटैच हो गए, क्योंकि हम चेचिया खानदान के साथ ऐसे अटैच थे कि वो हमारा अपना घर था, हम उसको अपना घर समझते थे। दूसरी बात ही नहीं थी कि हम एज ए वोटर या एज ए सपोर्टर काम नहीं कर रहे थे,
जैसे बंदा जाती सीट से इलेक्शन लड़ता है वैसे ही हम सुरेश साहब की सपोर्ट करते रहे। जबरदस्त। तो जब इलेक्शन के बाद मैं दोबारा शामिल हुआ, उनके पास गया, खुद ही गया, कोई बंदा किसी ने मुझसे रब्ता भी नहीं किया, मैं खुद ही चला गया, कोई अपना घर था। तो उसके बाद वो सुलह क्या हो रही थी, मतलब थी सुलह ऑलरेडी, हाँ हाँ, मतलब वो जो भी आप में मामलात थे वो मतलब वो सेटल हुए। ठीक है। तो बड़ी यकीन दहानी कराई गई कि आप यंग बंदे हैं, आप फील्ड में आए हैं, तो पहली दफा आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप जीत गए, तो हमारी कोशिश होगी कि आपको oblige भी करें और आपके काम भी करें और आपके इलाके की जो महरूमी है उनको खत्म करें। मैं भी बड़ा खुश हुआ जी कि चलें इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, इलाके हाँ में काम बिल्कुल काज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तरक्याती काम की बात करें वो भी हैं, उसके बाद जो तमीर और तरक्की है, फिर उसके बाद स्कूल्स के मसले थे, डिस्पेंसरी का इशू था। आपने देखा होगा आते हुए आबादी हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट जो यहाँ की आबादी है ना, जनियाल पुरानी आबादी और जनियाल नई आबादी, जी जी ऑलमोस्ट 10,000 के करीब आबादी है। बिल्कुल। यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, मिडिल स्कूल कोई नहीं है, प्राइमरी स्कूल 2 है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक बॉयज का है, आजकल की तरक्की याफ्ता दौर में। तरक्की याफ्ता दौर में। तो मेरा बेसिकली कंटेस्ट करने का जो मकसद था, इलेक्शन में आने का मकसद था, वो यही था कि रवायती सियासत को खत्म करके एक नया बाब शुरू किया जाए जी जी बिल्कुल और इलाके की तामीर और तरक्की और इसके मसाइल को हल किया जाए। बिल्कुल सही। तो इनके साथ मैं अटैच रहा, ऑन एंड ऑफ में जाता भी रहा, बात भी करता रहा, मसाइल भी डिस्कस करता रहा। लेकिन उस पर देखें कि आज भी आप शायद आते हुए आपने देखा होगा कि हमारे गांव के हालात क्या है। अरशद साहब ने तवज्जो नहीं दी, मतलब बेसिकली दूसरी आप समझ लेना कि हमारी गमी खुशी में भी शरीक नहीं हुए। हमारी इस दौरान काफी सारे मामलात हुए गांव में, अपनी फैमिली में हुए, तो उन्होंने हमें इग्नोर किया। असल में मसला ये था कि यहाँ पे हमारे गांव में ना 2-3 दड़े हैं, सियासी दड़े। ठीक हो गया। एक चेयरमैन साहब का दड़ा है, 2 दड़े हमारे दूसरी वार्ड में बनते हैं और चौथा दड़ा मेरा बनता है। बिल्कुल। तो उसमें यह था कि शायद उनकी वजह से, जो पुराने लोग अटैच थे, शायद उनकी वजह से, अब वजह तो मुझे नहीं पता अंदर की, लेकिन मुझे इग्नोर किया गया। और इग्नोर होने की वजह से जब अवाम इलाका मेरे पास आती थी कि काम काज के हवाले से प्रख्याति काम की देख लें, नौकरियों की बात कर लें, मतलब मल्टीपल इसमें एग्जैक्टली मतलब लोगों की जो एज पर डिमांड्स थी उस पर काम नहीं हो सका, उम्मीदें होती है लोगों जी की, जी बिल्कुल। उस पे ऊपर मैं पूरे नहीं उतर सका। मैं अपने एंड पे तो जो कर सकता था वो मैं करता रहा। अच्छा सर, आप जब चेयरमैन बने हैं, मामलात तो आपके वाकई जूं के तूं रहे, चेयरमैन बने हैं, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आजाद हैसियत से विन किया, तो लोकल गवर्नमेंट ने आपने जिस जिस तरह से राजा नवीद अख्तर गोगा साहब चेयरमैन थे, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया? असल में जो नवीद अख्तर गोगा साहब थे वो थे हमारे जिला काउंसिल के चेयरमैन। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो 2 बॉडीज है ना बलदियाती इलेक्शन की वाले से, एक और होता है लोकल काउंसलर होता है और एक होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसलर। यहाँ पे कश्मीर में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो लोकल काउंसलर होता है उसके जो फंड्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होता है उसके जो फंड्स है वो जिला काउंसिल से आते हैं, मेंबर जिला काउंसिल देते हैं। तो अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड की जो बात कर ले तो उसमें तो काफी ज्यादा जो उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन जीता हुआ था उनको काफी oblige किया गया, फंड दिए गए। लेकिन बदकिस्मती से आपने इंटरव्यू भी सुना होगा अनवारुल हक साहब का, स्टार्ट में जब बलदियाती इलेक्शन हो गए थे, तो जब हमने आवाज उठाई काउंसलर रात ने कि लोकल गवर्नमेंट के फंड में दिए जाए, तो उसमें अनवारुल हक साहब की तरफ से आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ था कि अगर हमने फंड दे दिए तो इनको अपना लोकल गवर्नमेंट को या लोकल काउंसिल को फंड दिए तो हमने रेडी निकालनी है। बात करने का मकसद ये है कि ये जो बलदियाती निजाम है इसको फाल नहीं किया गया। इलेक्शन तो करवा दिए गए, लेकिन जो बजट था, जो फंड था, वो थ्रू प्रॉपर चैनल हमें नहीं दिया गया। अब देखे ना 3 साल 3.5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इलेक्शन हुए हुए, तो इन 3.5 साल में जो मुझे फंड लोकल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो तकरीबन मिला है मुझे 4 लाख एक दफा मिला, मतलब 3,80,000 एक दफा मिला है और 1,25,000 एक दफा मिला है। अब मुझे बताएं कि इतने लिमिटेड से फंड में, हाँ क्या हो सकता है, 5 लाख के फंड में आजकल के दौर में बंदा एक गली नहीं पुख्ता करवा सकता, बिल्कुल, तो उसमें तामीर तरक्की क्या हुई थी? बिल्कुल सही। अभी जो सर आपके बेसिक मसाइल थे वो क्या थे जिनका आपको कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो रुखसार साहब ने क्या कहा है कि इसका कोई हल निकलेगा? असल में मैं सच्ची बताऊं ना, रुखसार साहब के साथ हम शामिल हुए हैं गैर मशरूत, ठीक है, मतलब कोई डिमांड नहीं थी, ठीक हो गया, किसी डिमांड के तहत हम नहीं गए। तो कहते हैं ना, सताया हुआ बंदा जब छोड़ता है तो वो कहीं ना कहीं आसरा ढूंढता है। तो रुखसार साहब के हवाले से बात की जाए तो, क्योंकि हम सियासी रीफ रहे हैं 20-25 साल में मेरा टर्न्योर गुजरा है, तो उसमें हम भी देखते रहे कि तामीर तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए तो रुखसार साहब सरफरिस्त रहे हैं, गो के हमारे अरीफ थे, लेकिन वो चीजें जब हम अकेले बैठते तो डिस्कस होती है। और दूसरा तामीर तरक्की के हवाले से भी और नौकरियों के हवाले से भी रुखसार साहब ने हमारे गांव में 3-4 बंदे भर्ती किए। ये हमारा मुलेका गांव है समाज, उसमें भी बंदे भर्ती हुए, काफी तादाद में हुए। नौकरियों के हवाले से भी उन्होंने काफी
अपने रुखसार साहब का इनपुट रहा है। अरशद साहब मतलब हर चीज में मांदा है। वो कहते हैं ना कि स्लो होना इंसान। अरशद साहब बेसिकली शरीफ इंसान है। मेरा उनकी वो कहते हैं ना जाति खिलाफ कोई नहीं मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सिर्फ नजरियाती खिलाफ है। नजरियाती खिलाफ से मुराद ये है कि हमें काम चाहिए अपने इलाके के, अपनी आवाम के, जिन्होंने हमें मुंतखब किया और जो सामने लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर उनकी जरूरियात पूरी नहीं होगी तो हमें, बेशक वो हमारे घर का बंदा हो, मजबूरी बन जाती है इंसान की छोड़ने की। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो सियासत है, खासकर स्पेशली चेचिया खानदान की अगर बात करें, जिसमें अरशद साहब आते हैं, बैरिस्टर सुल्तान साहब आते हैं, अल्लाह ताला बैरिस्टर सुल्तान साहब को सेहतयाबी दे। आमीन जी। सुना है कि उनकी सेहत जो काफी क्रिटिकल है। हाँ बिल्कुल। अरशद साहब भी लास्ट में इनकी एंजियोप्लास्टी हाँ हुई बल्कि है, मतलब वो भी बीमार है, दोनों ही अल्लाह बीमार ताला हैं। सेहत दे बिल्कुल। उनको। आमीन। लेकिन उसमें यह है ना कि जो इनके साथ वाले लोग हैं ना, जो आप कहते हैं कि दायां बाजू बायां बाजू जिसको कहते हैं, असल में उनकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोगों की बात प्रॉपर तरीके से पहुंचाते नहीं है। अगर कोई बात पहुंचती है तो वो मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड होने की वजह से उन लोगों के काम नहीं होते। लोगों की जो असल वर्थ है वो उनको इग्नोर किया जाता है, असल वर्थ को रिकग्नाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से, और ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। मतलब इनके जो पैगाम जाते रहे ना अरशद साहब के पास कि वो डॉक्टर जमील के पास तो बंदे कोई नहीं है जी, 2 बंदे उनके साथ हैं। अच्छा ये जो ये बड़ी आपने पते की बात की है सर। अक्सर हमने देखा कि आजाद कश्मीर में ये मेंशन किया जाता है कि आपके पास वोट कितना है, वोट को प्रेफर किया जाता है। वोट चले हर जगह पे प्रेफरेबल है, लेकिन हर बंदा ये कहते हैं मेरे पास 13 है, 14 है, 15 है। मतलब ये आपके पास वोट बैंक क्या क्यों उनको कम लगता था? 4-5 दड़े एक पार्टी के, वजूहात क्या? मतलब वजूहात ये है कि ये मिसगाइड करना, बंदे को जाके ना मिसगाइड करना, उसके बारे में, बंदे के बारे में नेगेटिव अप्रोच करना। बेसिकली यहाँ पे जो मरूसी सियासत है ना, उसका वो एक सिलसिला होता है, बेहतर जानती है, हर जगह होता है जी बिल्कुल, हर जगह जो होता पुराने है। लोग होते हैं वो नहीं तस्लीम करते कोई नया बंदा सामने आए। या पूरे सियासी कल्चर की अब बात कर लें, पाकिस्तान में देख लें, कश्मीर में देख लें, वो मरूसी सियासत चलती आ रही जी है। बिल्कुल ऐसी है। खानदान दर खानदान, बच्चा आ गया, उसके बाद एक ही चीज रैपिडली जो है वो रिपीटली हो रही है। रिपीट हो रही है। बिल्कुल। तो उसमें जब नया बंदा आता है तो उसको मुश्किलात आती हैं। फिर उसको लोग ना तो रिकग्नाइज करते हैं, ना तस्लीम करते हैं, ना उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे बारे में बेसिकली अरशद साहब को जो नेगेटिव अप्रोच की रही है, लोग मिसगाइड करते रहे हैं। हमारे गांव के भी थे, बाहर से भी जो मुखालफिन होते हैं वो भी थे, तो जिसकी वजह से हमें इग्नोर किया गया और हमारे काम नहीं हुए। बिजली का हमारा मसला था, आपने पहले सवाल किया था कि मेजर इशू क्या था। जी जी। अब बेहतर जानती है कि बिजली आजकल जो है ना वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान का इशू बना हुआ है। यहाँ पे कश्मीर में जब ये बिजली सस्ती हुई, यूनिट 3 रुपए की हुई, तो उसमें क्योंकि यूजेज ज्यादा बढ़ गया इसका, और जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी थी हमारे एरिया में देख लें, पूरे गांव में 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। तो अब 125 की आबादी है और हर घर में तकरीबन ऑलमोस्ट एक घर छोड़ के दूसरे घर में एसी भी लगा हुआ है, हीटर भी लोग चला रहे हैं सर्दी के मुताबिक। तो उसमें बिजली की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, यूजेज ज्यादा हो गया, लेकिन हमारे पास उसकी जो है ना वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है वो कम थी। तो 12 दफा मैंने बात की, पुराने खंभे लगे हुए जो हमारी बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, तकरीबन जब हमारे गांव में बिजली आई थी, आई थिंक सो 40 to 45 ईयर्स अगो, उस वक्त की तारें पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब देख लें यानी कि इतना पुराना निजाम जो है वो 40 साल निजाम पुराना चल रहा है, तो उसकी जो वोल्टेज है, पावर, वो कितनी आती होगी। ये चीजें सारी मैंने जो जब इन मुद्दे पे बात की तो वो, हालांकि अरशद साहब जिले पर क्या थे, बिल्कुल उनके तो वो कहते हैं ना बाएं हाथ का काम, बाएं हाथ का, बिल्कुल सारी चीजें उनके हाथ में होती हैं। जब भी जाते रहे जी कि अभी वो हमारी एडीपी मंजूर नहीं हुई, अभी हमने रिक्वेजिशन भेज दी है, हमें अभी हमने प्लान कर दिया है, बाकी सारे एरिया में चीजें जा रही थी, खंबे भी जा रहे थे, तारे भी जा रही थी, ट्रांसफार्मर भी जा रहे थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये मेरे को लेखा वार्ड है दूसरी, जो हमारे गांव की दूसरी। अच्छा अच्छा सर सॉरी, मतलब जिस तरह से आपके ये सारे मसाइल थे और जो 3-4 दूसरे दड़े थे, जी जी, उनको भी डिप्राइव रखा गया या मखसूस लोगों को? मैं उसी बात पे आ रहा था। जी जी। अब देखिए ना कि मुलेका वार्ड है, हमारे गांव की 2 वार्ड है। जी जी। मैं वार्ड नंबर 2 में बैठा हुआ हूँ, ये जो दूसरी वार्ड है हमारी वार्ड नंबर 1 है। इसमें हमें तकसीम किया गया था 2 वार्डों में, पुरानी आबादी 50% एक तरफ और 50% एक तरफ। इसी तरीके से नई आबादी का शेड्यूल हुआ था, वो भी 50% एक तरफ थी और 50% एक तरफ थी। मुलेका वार्ड में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की स्कीम है। अच्छा। 2 ट्रांसफार्मर आए हैं, खंबे में भी वो गिनती में नहीं आते कि कितने आए। लेकिन जब इस तरीके से आपके साथ वो किया जाए, सौतेलों वाला सलूक किया जाए, मुलेका वार्ड में अब 2 से 3 करोड़ का बजट भी दे रहे हैं, स्कीमें भी दे रहे हैं, उसके अलावा बिजली का मसला भी हल कर रहे हैं, खंबे भी दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं,
यहाँ पे दो ऑर्डर दिए हुए हैं। तो उसके साथ वाला बंदा एक बेलो साहब के साथ 20-25 साल से, और खानदानी तौर पे अगर देखा जाए तो 40 साल से हम लोग इनके साथ जाते थे। मैं ये आपके चैनल की वसादत से ये बात कहना चाहता हूँ कि अरशद साहब या उनकी फैमिली का या बरादरी का कोई भी बंदा ये चीज साबित करे कि डॉक्टर जमील ने आज दिन तक इस 25 साल में 1 रुपए का काम नहीं लिया, कोई जाती फायदा या अपने किसी बंदे का फायदा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई आप कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट नहीं बनी। हाँ, मतलब कोई जो है कोई फायदा ही दिया हो, फायदा दिया हो। मैं 25 ईयर के इस दुरानिया में जो है कुछ भी नहीं। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। सही, ठीक है। उसमें ये होता है ना कि बंदा वो घर बैठ के बातें करता रहता है, जी मेरे साथ ये जाती हुई है, ये जाती हुई है। मैं ऑन द रिकॉर्ड सारे बातें कर रहा हूँ कि अगर बेशक कोई बंदा सामने आके डिबेट करना चाहता है, मेरे साथ डिबेट भी कर सकता है। जबरदस्त। जब हम लोगों ने इरादा किया, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेरी अपनी फैमिली है, मेरे मतलब आप कह लें कि चचे हैं, उसके बाद मेरी मामू हैं, कजन्स हैं, उसके बाद और भी मेरे दोस्त अब बहुत सारे हैं कि जिनके मैं काम करता हूँ, जिनके मैं साथ चलता हूँ, गमी खुशी में शरीक होता हूँ, वो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता हूँ। तो डेफिनेटली हर बंदे की एक वर्थ होती है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह के लास्ट ये 3 माह पहले मैंने जलसा करवाया जब मेरा शमूलती प्रोग्राम था। तो उसमें हमारे जो कायदीन थे, जैसे शाह गुलाम कादर साहब हमारे प्रेसिडेंट है कश्मीर के, जी जी, वो भी यहाँ पे आए थे। जबरदस्त। जो रुखसार साहब थे, जावेद कादर साहब थे जो हमारे प्रेसिडेंट थे जिला मीरपुर के। तो उसमें हमारा जो शमूलती प्रोग्राम था वो कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 प्लस लोग जो हैं वो लोग शामिल हुए, जो माला डली थी हमारी। जबरदस्त जबरदस्त। माला कम बढ़ गई थी, बंदे भी पेंडिंग पड़े हुए थे। माशाल्लाह से जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह से जावेद कादर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के और आप नायब सदर हैं, किस तरह से आप लोग जो है मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से एक होती है तंजीम साजी होती है, यूसी लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे होती है, कैसे आपने की है सर? इसमें देखें कि मैं तो अभी न्यूली शामिल हुआ उनके साथ, अभी 3 मुझे माह 3 माह तकरीबन ऑलमोस्ट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तंजीम साजी तो ऑलरेडी पहले हुई थी, लेकिन अभी हमारी लास्ट ये 3-4 दिन पहले, बल्कि ये 25 तारीख को हमारी केक कटिंग थी। उसमें आप देख लें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश था, नवाज शरीफ साहब का यौम पैदाइश था। जी जी। तो रुखसार साहब के घर केक कटिंग थी, तो उस सेरेमनी में मैं शामिल हुआ। तो वहीं पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम इसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो तंजीम साजी हमारी हुई है ना, क्योंकि अभी इलेक्शन करीब है, मेरे ख्याल में जुलाई में जाके इलेक्शन होने हैं। तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, कैंपेन स्लोली शुरू हो चुकी है। तो हम अभी तंजीम साजी जो है ना दोबारा नए सिरे से करेंगे। उसमें हम यूसी लेवल पे भी देखेंगे, फिर उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखेंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। जी जी। मैं यूसी से निकल के, हल्के से निकल के अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। तो कोशिश है जैसे पिछले लोगों के साथ रहा हूँ, मुखलस तरीके से चलता रहा हूँ, बेलौस चलता रहा हूँ, तो इसी तरीके से इनके साथ भी मेहनत करेंगे। तो बाकी यहाँ तक बात है इलेक्शन की, तो इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रुखसार साहब का जो ऐसा वो बन गई है कि अभी जो मौजूदा करंट पोजीशन देखें तो रुखसार साहब की जो मौजूदा पोजीशन है वो तकरीबन हम 10,000 की लीड से जीते हुए हैं। मतलब तो इतना जो है इजी वे मिल गया है। इजी वे लोग जो है मोस्टली लोग जो है वो उधर से इधर जा रहे हैं। आने जाने का सिलसिला तो हर इलेक्शन में होता है, लेकिन इस दफा कैसा नजर शुरू हो गया? एडवांस शुरू हो गया, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था वो हमारा ही हुआ था। सबसे पहला कदम मैंने ही उठाया। लोग तो सारे तंग थे बीच से, लेकिन वो होता है ना कि वो फर्स्ट स्टेप किसी को लेना पड़ता है। कोई फाउंडर बन जाता है, आप बन गए इस दफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह की ज़ात ने मेरे नसीब में लिखा हुआ था, तो मैं फाउंडर बना उस चेंज का। एक हल्के में वेव होती है ना, बल्कि पूरे कश्मीर में आप देख लें, सोशल मीडिया आप जारी बात आप भी देखती होंगी, जी जी जी, मीडिया से आप रिलेटेड हैं, तो उसमें जो जलसा हमारा हुआ है उसने पूरे हल्के की वेव तब्दील की है। जबरदस्त, लोगों के माइंड जो है चेंज कर दिए। शाह गुलाम कादर साहब का आना भी और इस तरह से एक बड़ा सा जो है जलसा होना भी, ये भी तारीख में पहली दफा हो गया आपके इस एरिया में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें ये होता है जलसे बड़े लोग करवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। लोगों को दाएं बाएं से दूसरे हल्कों से उठा लेते हैं, बिल्कुल वो लेके आ जाते हैं। लेकिन जो अपनी जो इंसान की जाती वर्थ होती है ना, जो अपना पावर होता है, वोट बैंक होता है, वो इंसान को शो करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं, मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, मुखलिस लोग हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त अहबाब हैं, तो उन्होंने मुझे भरपूर तरीके से ना वो इज्जत से नवाजा है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया, तो शायद ये इसी का समर है, क्योंकि मेरी डिमांड तो नहीं थी उनके साथ कि मुझे कोई ओहदा दें। बिल्कुल, मैं बेसिकली बेलोस शामिल हुआ था। बिल्कुल सही। सर, आप किस तरह से लास्ट में उनके गोश गुजार करेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं और किस तरह से इनका हल होना चाहिए? देखें, जब हमारी शमूलियत हुई थी तो उस वक्त भी मैंने अपनी स्पीच में यही कहा था कि फिलहाल हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम जो रुखसार साहब को रिजल्ट देंगे, बिल्कुल ठीक हो गया, इन शेप ऑफ वोट,
उसके बाद हमारी डिमांडें शुरू होंगी। जैसे वो कहते हैं ना, जितना गुड़ बास उतनी मीठा, जितना हम गुड़ डाल के देंगे इतना हम वहां से इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, क्योंकि रुखसार साहब की जो पुरानी जो एक रवायत है कि वो जो अपने वर्कर है उनको कभी इग्नोर नहीं करते। हमने देखा है हमारे गांव में चंद लोग थे जो उनको वोट दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे तो उन्होंने ऑर्डर दिए, बंदे भर्ती किए, उसके बाद तामीर तरक्की के काम यहाँ पे सीवरेज उन्होंने दी, ये जो मैन सीवरेज आपने देखी होगी ये भी उन्होंने दी थी रुखसार साहब ने। मतलब वोट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन जरूर किया है। जबरदस्त। आखिर में आप अपने लोगों को, अस्माल शरीफ के लोगों को, जनियाल शरीफ के लोगों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो यही है, मैं हर जगह ऐसे डोर टू डोर भी जा रहा हूँ, लोगों के साथ मिल भी रहा हूँ जी। लोग मुझे जाती चीज से जानते हैं कि मैं किस नेचर का बंदा हूँ, मेरे जो अजायम क्या है, फलाह बबूर के हवाले से देख लें, इससे पहले भी मैं करता रहा हूँ, लोग मुझे जाती चीज से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों के लिए यही पैगाम है कि खुदारा सोचें कि जो मरूसी सियासत है उसका खात्मा होना चाहिए। यहाँ पे बरादरीज़म की सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे हल्के में सबसे पहले आपसे बात हो रही थी कि यहाँ पे देखें तो बरादरीज़म को जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। उसमें ये जो एज है वो सारा चौधरी अरशद साहब को मिलता रहा इससे पहले, क्योंकि हल्का 4 की अगर बात करें तो 60 to 65% जो जाट बरादरी है। बिल्कुल। जो रुखसार साहब की बात करें वो गुजर बरादरी से तल्लुक रखते हैं, तो गुजर बरादरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आप कह लें कि 5 से 10% गुजर बरादरी है। तो एक 5 से 10% वाला बंदा और 60 to 65% वाले बंदे में मुकाबला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। बरादरी की बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोस्टली यहाँ पे चलता रहा। तो अभी मैं लोगों से यही कहूंगा, जो अपने अवाम इलाका है, यूनियन कौंसल समाज शरीफ है, मेरा बेसिकली खाली यूनियन कौंसल की हद तक सिलसिला नहीं है, हल्के के बाहर भी दूसरे अजला में भी मेरा असर रसूख है, हल्का 7 में असर रसूख है, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती है, लाइजोन है लोगों के साथ, हल्का 3 में है, हल्का 2 में है। तो इंशाल्लाह जहां तक मेरी अप्रोच होगी मैं अपना कवर अप दूंगा सबको। तो अवाम इलाका के लिए मेरा पैगाम यही है कि मरूसी सियासत का खात्मा करें, जो लोग आपको इज्जत देते हैं, जो लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, उनके साथ चलें। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने मुख्तलिफ हलकों का विजिट किया और हर जगह ही तकरीबन गहमा गहमी भी है, और लोगों की जो मतलब डिफरेंट आर्ग्यूज आते हैं, स्पीच आती है, उस पर भी काफी। आपके हलके की अगर बात करें या आपके एरिया की कर लें तो कैसी फिजा है, कैसा माहौल है, कैसा आपको, कैसी ऑब्जर्वेशन कैसी है आपकी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मैडम। अब देखें कि इलेक्शन तो अभी मैं बता चुका हूँ पहले कि जुलाई में होने जा रहे हैं, अभी तकरीबन 6-7 में पड़े हुए। जी बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हमारे जो हल्के की बात करें तो यहाँ पे सियासी टेम्परेचर काफी गर्म हो चुका है। तो मैं बेसिकली अनपढ़ और पढ़े लिखे में बंदे में यही फर्क होता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं और असम नस्ल वाले लोग होते हैं तो वो ऐसी बातें हरगिज नहीं करते। जो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं या किसी को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा अभी ये लास्ट तकरीबन 2-4 दिन से, बल्कि 2-4 हफ्तों से ये बात चल रही है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लोग आके अपनी स्पीचेस डाल रहे हैं या मुख्तलिफ मीटिंग्स में जाके बातें कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव अप्रोच, अखलाकियात को मलूज़ खातर नहीं रखते। जी जी। तो उसमें देखें कि आपकी जो जात होती है ना, जो आपकी शख्सियत होती है, अगर आप नेगेटिव बात करेंगे या गैर अखलाकी बात करेंगे तो आपकी शख्सियत मुतासर होती है। बिल्कुल। उस किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। और इसमें ये होता है कि जब ऐसी बातें निकलना शुरू हो जाएंगी एक पार्टी की तरफ से होगी तो अल्टीमेटली दूसरी तरफ से रिस्पांस आएगा। एग्जैक्टली। तो जब इस तरीके का रिस्पांस आएगा तो फिर वहां पे लड़ाई झगड़ा और ये फसादात की फिजा बनना शुरू हो जाती है। तो मैं तमाम लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा ऐसी हरगिज स्पीच ना करें, अखलाकियात को मलूज़ खातर रखें, क्योंकि हम एक इलाके से, छोटा सा हमारा इलाका जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें एक हमारा मरना जीना, बरादरी का सिलसिला, ये सारी चीजें हमारी इकट्ठी होती हैं। तो ऐसी बातें हरगिज ना करें कि जब आप लोग दूसरों के सामने जाए तो नजरें न मिला सकें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। बहुत अच्छा पैगाम। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जहाँ पे भी आप मेरी स्पीचेस देख लें, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिदैन की तरबियत है और अल्लाह की देन है कि मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकलती। जबरदस्त। तो कोशिश करता हूँ कि रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात करूँ। इख्तलाफात होना, नजरियात पे इख्तलाफात होना ये अलग बात है, अलग बात है। किसी के साथ ना चलना, किसी की वाबस्तगी छोड़ना ये अलग बात है। लेकिन किसी को बुरा भला कहना या किसी के साथ वो कहते हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, ये मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल वर्कर के लिए जेब नहीं देता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पैगाम। जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर जमील चौधरी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इस बात को अपनी नजर में रखें कि आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा किस जगह पर है, इज्जत सबसे ज्यादा मैटर करती है। वोट आप वहीं दें जहां आपकी रिस्पेक्ट है,
जो आपके मुतालबात को, आपकी शॉर्टकमिंग्स को, आपके जो स्पेशली आपके जो नीड्स हैं उनकी तरफ जिसकी ज्यादा तवज्जो है उसको फोकस करने की जरूरत है। नो डाउट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी या चौधरी अरशद साहब का जो दौर था वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर था। चौधरी रुखसार अहमद चौधरी साहब का जो दौर था वो भी ऑब्वियसली बड़ा जब वो मिनिस्टर थे तो बड़ा एक ऐसा तमीर तरक्की का दौर था कि उसमें काफी काम जो है वो हुए हैं। आपने कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, जो आपको रिस्पेक्ट भी देता है, आपके मुतालबात को भी पूरा करता है, आपके जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको फ्राहम करते हैं कि जिससे आपकी छोटी छोटी चीजें जो है वो कवर हो जाए। तो ऑब्वियसली वोट जमीर का है, सोच समझ कर देने की जरूरत है, लेकिन दें उसी को जो आपकी रिस्पेक्ट को मलहूज़ हाथ रखता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के पान।